हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वह एक संस्मरण है जो सत्यजीत राय द्वारा लिखी गई है, जिसका नाम है अपू के साथ 2.5 साल। सत्यजीत राय लेखक होने के साथ साथ एक फिल्मकार भी थे। इस संस्मरण में उन्होंने अपनी पहली बांग्ला फिल्म पथेर पांचाली को बनाने में आई कठिनाई, लंबी अवधि, कुछ पात्रों के आकस्मिक निधन और फिल्म बनाते समय घटित घटनाओं के बारे में लिखा है। इस फिल्म को बनाने में सबसे ज्यादा दिक्कत अपू के अभिनय के लिए 6 साल के बच्चे को ढूंढने में होती है। इस संस्मरण में लेखक की कड़ी मेहनत और कर्तव्य निष्ठा को दिखाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं ये संस्मरण अपू के साथ 2.5 साल। लेखक अपने संस्मरण में लिखते हैं कि उनकी पहली बांग्ला फिल्म पथेर पांचाली की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था। 2.5 साल के इस समय में भी हर रोज शूटिंग नहीं हो पाती थी, क्योंकि वह एक विज्ञापन कंपनी में भी काम करते थे और उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि शूटिंग का काम चलता रहता और जल्दी हो जाता। पैसे खत्म होने पर शूटिंग रोकनी पड़ती थी। दोबारा पैसा जमा होने पर ही शूटिंग शुरू की जाती थी। फिल्म के लिए लेखक को अपू की भूमिका के लिए एक 6 साल के बच्चे की जरूरत थी, जिसके लिए उन्होंने अखबार में विज्ञापन भी दिया था। लेखक ने बच्चों के इंटरव्यू के लिए रासबिहारी एवेन्यू की बिल्डिंग में एक कमरा किराए पर ले लिया था, जहाँ बहुत से बच्चे आते थे, पर उन्हें अपू की भूमिका के लिए कोई भी सही नहीं लगा। एक आदमी इस भूमिका के लिए अपनी बेटी के बाल कटवा कर लाता है। लेखक के शक होने पर पता चलता है कि वह टिया नाम की लड़की थी। अब लेखक बहुत परेशान हो जाते हैं। एक दिन उनकी पत्नी को पड़ोस की छत पर एक लड़का दिखता है, जिसका नाम सुबीर बनर्जी था। यही लड़का उनकी फिल्म पथेर पांचाली में अपू की भूमिका निभाता है। लेखक कहते हैं कि जब फिल्म की शुरुआत की थी तब उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये फिल्म 2.5 साल में जाकर पूरी होगी। उन्हें इस बात का डर भी बार बार सता रहा था कि अगर फिल्म बनने में ज्यादा समय लगा तो कहीं अपू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे बड़े न दिखने लगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह और बच्चों की तुलना में ज्यादा बड़े नहीं दिखे और 80 साल की चुन्नी बाला देवी जी इंदिरा ठकुराइन की भूमिका निभा रही थी। वह भी 2.5 साल तक इस फिल्म में काम कर सकी। लेखक एक और कठिनाई का जिक्र करते हुए बताते हैं कि उन्हें फिल्म की शूटिंग के लिए अपू और दुर्गा को कलकत्ता से 70 मील दूर पालसिट नाम के एक गांव ले जाना था, जहां रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा एक मैदान था। इस सीन में अपू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। सीन बड़ा होने के कारण 2 दिन इसकी शूटिंग में लग सकते थे। शूटिंग के पहले दिन जगदात्री पूजा का भी त्योहार था। सीन में अपू दुर्गा के पीछे दौड़ती हुई काश फूलों की वन में चला जाता है। सीन का आधा भाग शूट हो जाता है। बाकी के शूट के लिए 7 दिन बाद जब वह उसी जगह पर आते हैं तो देखते हैं कि जानवर सभी काश फूलों को खा चुके थे। लेखक सहित सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि बाकी सीन बिना काश फूलों के कैसे शूट किया जाए। उस शूटिंग को वहीं रोकना पड़ता है और अगले साल शरद ऋतु में दोबारा काशफूल आने पर बाकी के आधे सीन की शूटिंग पूरी की जाती है। इस सीन में लेखक एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों के शॉट्स भी लेते हैं। रेलगाड़ी के आने जाने की पूरी जानकारी लेखक की टीम के अनिल बाबू ने रेलवे स्टेशन से पहले ही ले रखी थी। सीन में शूटिंग वाली जगह से रेलगाड़ी गुजरते समय बॉयलर में कोयला डालना जरूरी था, जिससे काला धुआं निकले। इसके लिए अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर के साथ केबिन में चढ़ जाते हैं। लेखक सफेद काशफूलों के मैदान में काला धुआं निकलता हुआ दिखाना चाहते थे, जिससे सीन और भी अच्छा लगे। आर्थिक अभाव के कारण लेखक को कई समस्याओं से जूझना पड़ता है। ऐसा ही एक और उदाहरण देते हुए लेखक बताते हैं कि इस फिल्म में अपू और दुर्गा के भूलो नाम के पालतू कुत्ते को भी दिखाना था, जो कि गांव से ही मिल गया था। सीन में अपू की माँ सर्वजया अपू को भात खिला रही होती है। अपू के हाथ में छोटा तीर कमान होता है। उसका खाने पर कोई ध्यान नहीं होता है। खाते खाते वह तीर छोड़ता है और फिर उसे लेने के लिए भागता है। भूलो कुत्ता, जो कि गेट पर ही बैठा हुआ था, उसकी नजर माँ के हाथ में रखे भात पर होती है। दूसरे सीन में ये दिखाना था कि सर्वजया वह भात गमले में डाल देती है और भूलो उसे खा लेता है। लेकिन शाम होने के कारण वह सीन पूरा नहीं हो पाता है और तब तक लेखक के पास पैसे भी खत्म हो जाते हैं। 6 महीने बाद पैसे इकट्ठा होने पर लेखक और बाकी टीम बोडाल गांव में छोड़े हुए बाकी सीन को शूट करने के लिए पहुंचते हैं। वहां पहुंचने पर पता चलता है कि फिल्म में जिस कुत्ते को लिया गया था वह मर चुका था। लेखक फिर परेशान हो जाते हैं कि अब वैसा ही कुत्ता कहाँ मिलेगा। लेकिन उन्हें भूलो जैसा दिखने वाला एक कुत्ता मिल जाता है।
और इस प्रकार इस सीन में गमले में फेंका हुआ भात कुत्ता खा लेता है और इस सीन की शूटिंग पूरी हो जाती है। लेखक के लिए इस फिल्म की समस्या मानो खत्म ही नहीं हो रही थी। एक सीन में श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से अपू और दुर्गा मिठाई खरीदना चाहते थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। वह मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी, जो कि एक अमीर आदमी था, उसके घर के पास चले जाते हैं। क्योंकि अपू और दुर्गा पैसे नहीं होने के कारण मिठाई नहीं खरीद सकते थे, इसलिए उस अमीर आदमी को मिठाई खरीदते देखकर ही उन्हें खुशी मिल जाती थी। लेकिन एक बार फिर से पैसे खत्म होने के कारण इस सीन की आधी शूटिंग की जाती है और बाकी की शूटिंग कुछ महीनों के लिए रोक दी जाती है। कुछ समय बाद जब उसी सीन की शूटिंग के लिए वह गांव जाते हैं तो गांव जाने पर पता चलता है कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका करने वाले सज्जन की मृत्यु हो चुकी थी। काफी ढूंढने पर गांव में ही उन्हें उसी की कद काठी का एक आदमी मिल जाता है, जिस पर वह बाकी की शूटिंग पूरी करते हैं। इसके पहले सीन में श्रीनिवास बांस बन से बाहर आते दिखाई देते हैं और दूसरे शॉट में वह कैमरे की तरफ पीठ करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाते दिखाई देते हैं, इसलिए यह अंतर किसी को दिखाई नहीं देता। इसी सीन में भूलो कुत्ते को अपू और दुर्गा के पीछे भागना था, लेकिन शॉट रेडी होने पर वह ऐसा नहीं करता और न ही अपने मालिक की बात मानता है। तब दुर्गा के हाथ में थोड़ी मिठाई कुत्ते को दिखाकर उसके पीछे दौड़ाया जाता है, जिससे यह शॉट पूरा किया जाता है। लेखक को बारिश का भी एक सीन दिखाना था, लेकिन बार बार पैसों की दिक्कत के कारण शूटिंग रोकनी पड़ रही थी। पैसे होने पर वह अक्टूबर के महीने में बच्चे और पूरी टीम के साथ गांव में जाकर इस आशा के साथ बैठ जाते थे कि शायद बारिश हो जाए, और एक दिन खूब तेज बारिश होती है। इस सीन में दुर्गा और अपू दोनों ठंड से ठिठुर रहे होते हैं, जिससे ये सीन बहुत अच्छे से शूट हो जाता है। शॉट लेने के बाद दोनों को दूध में ब्रांडी पीने को दी जाती है, जिससे उनके शरीर को गर्मी मिल सके। लेखक को शूटिंग के लिए गोपाल गांव की तुलना में वोडाल गांव ज्यादा सही लगा, क्योंकि वहां उन्हें अपू दुर्गा का घर, स्कूल, गांव के मैदान, खेत, आम के पेड़, बांस के झुरमुट, ये सभी आसपास ही मिल गए थे। बार बार उस गांव में जाने के कारण वहां के लोगों से भी जान पहचान हो गई थी। उनमें एक 60-65 साल का मानसिक रूप से बीमार आदमी भी था, जिसे सभी सुबोधदा कहकर बुलाते थे। वह अकेले ही रहा करते थे और कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे। फिल्म की शूटिंग की बात सुनकर वह गुस्सा करके उन पर चिल्लाते थे। जान पहचान हो जाने के बाद वह उन्हें वायलिन पर लोकगीतों की धुन सुनाते थे। आते जाते लोगों को देखकर किसी को रूजवेल्ट, किसी को चर्चिल, हिटलर और अब्दुल गफ्फार खां कहकर उन्हें अपना दुश्मन बताते थे। वही पड़ोस में एक धोबी भी था। वो थोड़ा पागल लगता था। वह किसी भी राजकीय मुद्दे पर अक्सर भाषण सुनाता रहता था, जिससे शूटिंग के टाइम पर परेशानी होती थी। लेकिन धोबी के रिश्तेदारों की वजह से उन लोगों की काफी मदद हो गई थी। लेखक कहते हैं कि जिस घर में वह फिल्म की शूटिंग कर रहे थे वह किराए पर लिया हुआ था और बहुत ही पुरानी और टूटी फूटी अवस्था में था, जिसके मालिक कलकत्ता में रहते थे। इस मकान को ठीक कराने में भी लगभग 1 महीना लग गया था। एक बार शूटिंग के बाद भूपेन बाबू, जो कि रिकॉर्डिंग मशीन पर एक अलग कमरे में बैठा करते थे, उनसे साउंड के बारे में पूछा गया तो उनका कोई जवाब नहीं आया। देखने पर पता चला कि एक बड़ा सा सांप कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था, जिसे देखकर भूपेन बाबू डर गए थे। गांव वालों से पूछने पर पता चला कि वह वास्तु सर्प था और बहुत दिनों से वहां रह रहा था। गांव वाले उसे कुल देवता मानते थे। तो बच्चों, ये थी आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।